हाँ जी, तो हम लोग हमारी इक्विटी रिसर्च, बेसिक इक्विटी रिसर्च सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ इसको ख़त्म करने में। तो बोले सर आप तो बहुत ज़्यादा खींच भी रहे हो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सीखो, धीरे धीरे सीखो। ठीक है, द आइडिया ऐसा नहीं था कि फटाफट सीरीज़ ख़त्म करके आपका कोई कोर्स बेचना है, वो कभी आइडिया रहा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ से जितना भी अच्छे से अच्छा सीख सको, समझ सको विदाउट पेइंग एनीथिंग। जस्ट पहले समझो। ठीक है, अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, तभी आप इसको फोकस पे आगे लेके जाओ। द रीज़न इज़ बहुत कठिन डगर है मेरे भाई, इट्स नॉट दैट ईजी। रेशियो एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी अपने दोस्तों से पूछ लेना, सब लोगों को रेशो का कैलकुलेशन करना आता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू द कैलकुलेशन ऑफ द रेशो, है ना। सब लोग कैलकुलेशन करते हैं कि डेट बाई इक्विटी रेशो है तो डेट ऊपर लिखो और इक्विटी नीचे लिखो, हो गया डेट टू इक्विटी रेशो। समझना, दिस इज डी रेशो। नाउ द आइडिया इज वी आर नॉट हियर फॉर द कैलकुलेशन, अपन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके पहले अपन समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं रेशो एनालिसिस करूं या रेशोज की तरफ बढ़ूं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ये सब बताता है, वो सब पता है, पढ़ लेना, आप आपके लिए बनाई है। द रियल आइडिया बिहाइंड रेशियो एनालिसिस इज जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको ये दो फिगर बता देता हूं, एक मैं बता देता हूं CRR और एक मैं बता देता हूं RRR, क्रिकेट में, इन क्रिकेट अगर मैं आपको करंट रन रेट बता देता हूं कि इस समय हर प्रति ओवर कितने रन बन रहे हैं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि जीतने के लिए प्रति ओवर कितने रन की जरूरत है, तो क्या ये दो फिगर देख के, सिर्फ ये रेशोज ही तो हैं और क्या है, क्या ये दो रेशियोज देख के आप पूरे गेम गेम को समझ सकते हो कि गेम में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप किसी भी बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस होती है, आप जब उसको ट्रैक करोगे, राइट, तो आप कैसे ट्रैक करते हो उसको, है ना। उसमें क्या क्या रहता है, टोटल रन्स, है ना, कितनी उसने सेंचुरीज मारी है, कितनी उसने, स्ट्राइक रेट क्या है, ठीक है, 50s कितनी है, डक्स कितने हैं, समझिए मेरी बात, रैंकिंग कितनी है उसकी, आईसीसी की रैंकिंग कितनी, ये सब क्या है, सब स्टार्ट्स तो है। एक डॉक्टर जब हमें ब्लड रिपोर्ट रिकमेंड करता है कि आप अपना WBC कराइए, आप आपका यू नो पूरा का पूरा फुल फुल ब्लड चेकअप कराइए, तो जो रिपोर्ट निकल के आती है वो क्या है, वो रेशियो एनालिसिस ही तो है। क्या वो कुछ नंबर्स को पढ़ के अपनी शरीर में, अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ढूंढने की चेष्टा करता है क्या डॉक्टर? समझ रहे हो, एग्जैक्टली यही रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस समझ के रादर, मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि मेरी कंपनी में, ठीक है, इस समय क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए, प्रमुखता, वाई शुड वी, प्रमुखता मतलब आई वुड से प्रमुखता का भी हिंदी इंग्लिश मत बलवाओ, मतलब अब लिख देना कमेंट में, अब एकदम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आपको एकदम फोर्सफुली आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ना चाहिए? पहले तो सर हमको प्रमुखता का मतलब बता दो हिंदी में, किसका हिंदी में क्या मतलब है, फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो ये तो बताया ना आपने, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ अदर्स। ये चीज समझ लेना, रेशियो एनालिसिस में अगर एक गूढ़ रहस्य समझना है तो यहां पर पियर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सर पियर्स मतलब मेरे जैसी दूसरी कंपनी। अगर आप मैगी का रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे yippee कैसा चल रहा है मार्केट में, समझ में आ रही है, मेरे जैसी दूसरे बिजनेसेस। एक बैंक के रेशियोज अगर देख रहे हैं तो उसको साथ में दूसरे सारे बैंक से कंपेयर करते हैं, इसको पीयर एनालिसिस बोलते हैं, इसको बेंचमार्किंग भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग ऑल्सो। ये क्या करता है रेशियो एनालिसिस? इट हेल्प्स मी टू क्विकली चेक। अब मान लो, एक मिनट समझना, किसी कंपनी का, अभी अपन ने करा नहीं कुछ भी, मैं बस एक सिंपल बता रहा हूं आपको एक एक पॉइंट खोल के, कि किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, ठीक है, वो से फॉर एग्जांपल 15x है। इसका क्या मतलब है पता है? ये तो बहुत अनाप शनाप बोल दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया ऊट पटांग। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर, मालिक 1 रुपया अपनी जेब से डाल रहा है, तो 15 रुपए बाजार से लोन पे लेके डाल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द रियल फंडा, नाउ अंडरस्टैंड।
इसके अलावा क्या होता है, हम पैटर्न्स पकड़ पाते हैं वेरी क्विकली थ्रू रेशियोज। सर क्या बता पाओगे? मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी, राइट, इन टर्म्स ऑफ हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड। हम लोगों को रिस्क का अंदाजा लगता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। और मुझे एट द एंड ये पता चलता है कि मेरी कंपनी कितनी इफेक्टिवली अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है। ठीक है, नाउ जब भी मैं रेशियो एनालिसिस करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ चीजों को ध्यान में रखूं। देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूं, आपने आज तक जब भी रेशियो पढ़ा है ना, आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन पढ़ा है। वी आर हियर टू सीक द एनालिसिस ऑफ रेशियो। हम यहां पर रेशियो को एनालाइज करेंगे, ना कि उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, रेशो आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट तभी दे सकता है जब वो दूसरे मैट्रिक्स के साथ में देखा जाए। मतलब यह है कि अगर मैंने आपको सिर्फ ये बोल दिया कि किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशो, मैंने एक मान लो 1 मिनट ये बोल दिया कि करंट रेशो करके एक चीज होती है जिसमें करंट एसेट माइनस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होती है। करंट रेशो अगर 2 से ज्यादा रहे तो इट इज गुड, मान लीजिए, है ना। अब आप लोग तो बच्चे हो, आपने क्या करा पता है, आपने खोला स्क्रीनर, बोले सर वो मैंने पढ़ा भी है स्क्रीनर, तो आपने 2 सेशंस डाले स्क्रीनर के, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा लिंक, समझना, पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा स्क्रीनर तो सर अगर 2 से ज्यादा होना चाहिए तो मैंने तो स्क्रीन कर लिया, 500 कंपनीज निकली, क्या मैं सब में इन्वेस्ट कर दूं? यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही पता है, आपने क्या रेशियो एनालिसिस को सोल क्राइटेरिया बना लिया क्या? समझ रहे हो? इट कैन नेवर बी द सोल क्राइटेरिया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान से। दूसरा, रेशियो शुड बी एनालाइज्ड ओवर टाइम एंड कंपेयर्ड विथ पीयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। मैंने अगर आपको बोला कि एक कंपनी है HUL से, एक कंपनी है हीरो मोटो, ठीक है, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आया है, ठीक है, दैट इज से फॉर एग्जांपल 1.7x। मतलब मालिक ने अपनी जेब से 1 रुपया लगाया है और बाजार से जो लोन उठा के धंधा कर रहे हैं वो 1 रुपये 70 पैसे का बाजार से लोन उठा रखा है, तो टोटल कैपिटल कितनी इन्वॉल्व है, डेट प्लस इक्विटी 2.7। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे बताओ, इस रेशो को देख के कमेंट करो, कमेंट। पता है आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए दैट द डेटा यू हैव प्रोवाइडेड इज इनसफिशिएंट। ये डेटा जो है ये इनसफिशिएंट है, समझ रहे हो आप? दिस इज एन इनसफिशिएंट डेटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। मुझे क्या ज्यादा सेंस बनेगा अगर मैं इस तरह से देखूं तो? मतलब यहां पर बताइए, द मोमेंट यू सी इट अक्रॉस वेरियस पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड, क्या यहां पर सेंस बनता हुआ दिख रहा है क्या? आप मेरा क्या बोलना है पता है, रेशियो एनालिसिस कभी भी आइसोलेशन में स्टडी नहीं करा जा सकता। आपको या तो रेशियो को प्रीवियस रेशियो से कंपेयर करना पड़ेगा कि पिछले सालों के दौरान ये सेम रेशियो कितना था, ताकि आपको ताकि आपको घड़त बढ़त या फिर इक्वेट सेम दिख जाए। सो सॉरी फॉर दैट, राइट नाउ। या फिर आपको क्या, अगर मैं आपको बता देता हूं, मान लो हीरो मोटो कितना था, 1.7x, 1.7x, TVS 1.3x, ठीक है, बजाज 0.8x, आइशर 0.9x। अब क्या सेंस बना रहा है क्या? अब बना रहा है ना, कारण क्या, मैंने इसको पीयर से कंपेयर कर दिया तो मुझे पता चला अच्छा हीरो मोटो को अपने सबसे ज्यादा डेट ले रखा है पूरी इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री के 4 बड़े प्लेयर है, ठीक है, समझना। इसके अलावा एक चीज ये हुआ, ठीक है,
आप एक बात समझा दो, मैंने दो टेबल बनाई है आपके सामने, एक टेबल ये बनाई है और दूसरी टेबल में बनाता हूं हीरो मोटो 1.7x, डी मार्ट 0.05x, ठीक है, बजाज कंज्यूमर 0.7x, एंड से फॉर एग्जाम्पल एक और रख देते अपन लार्सन एंड टुब्रो 1.7x। क्या ये सेंस बना रहा है कहीं से कहीं तक? आपको अगर ये एनालिसिस करना है, एक मोटरसाइकिल कंपनी का एनालिसिस करना है, तो उसके डेट टू इक्विटी रेशियो को आप एफएमसीजी कंपनी, बजाज कंज्यूमर तेल जो बनाती है, एलएनटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करोगे या पीयर्स से कंपेयर करोगे सेम इंडस्ट्री में, नॉट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। दिस इज नॉट समथिंग विच इज अलाउड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। दिस हैज टू बी अलाउड, ये अलाउड होगा एंड नॉट दिस। क्लियर है जी? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि रेशियोज में काउंटलेस रेशियोज होते हैं, है ना। देर आर काउंटलेस रेशियोज। व्हाट डू मीन बाय काउंटलेस रेशियोज? आप जितने चाहो उतने रेशियोज बना दो, किसी ने रोका नहीं आपको, कुछ भी ऊट पटांग, सेल्स बाय प्रॉफिट, सेल्स बाय दिस, सेल्स बाय दैट, तेरी मर्जी है। सेल्स पर डे, सेल्स पर वीक, सेल्स पर आवर, सेल्स पर माइक्रो सेकेंड, सेल्स पर मिली सेकेंड, सिर्फ सेल्स को लेके ही 500 रेशियो खींच दे। एक कोई भी दो नंबर उठा, एक न्यूमरेटर पे रख, एक डिनोमिनेटर पे रख, टेक्निकली तो रेशियो बन ही जाएगा मेरे भाई। सही बनेगा गलत बनेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल, समझ रहे हो? फाइनेंस में किसी भी तरह का फ्रैक्शनल ऑपरेशन करने से क्लियर कट रेशियो निकल के आता है, ठीक है। हमें सिर्फ रेलेवेंट रेशियोज पे फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ रेलेवेंट पे ध्यान रखना। आपको जनता जनार्दन के सारे रेशियोज नहीं पढ़ने, रटना नहीं है अब यहां पर कुछ भी। वो कर लिया एग्जाम के लिए, बन गए ना, हो गया, सी लिखा गया चेहरे पे, एग्जाम के लिए पढ़ के अब नहीं करना, अब खुद के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझते हुए पढ़ेंगे, अब रेशो के इंटरप्रिटेशन पे फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला बहुत वाहियात चीज होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेशियोज की कौन कौन सी कैटेगरीज है जो अपन कवर करते हैं ब्रॉडर लेवल पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, सॉल्वेंसी रेशो है, एफिशिएंसी रेशो है, वैल्यूएशन रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, कैपिटल एलोकेशन रेशो है। मैं 2 मिनट में क्विकली समझाता हूं। मेरे को अगर धंधे के प्रॉफिट्स देखने की, बिजनेस कितना मुनाफा किस लेवल पे कर रहा है, आई विल चेक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अगर मुझे ये देखना है कि धंधे में जो डेट है उस डेट को लेके मैं कितना कंफर्टेबल हूं, डेट लॉन्ग टर्म डेट, तो मैं चेक करूंगा सॉल्वेंसी रेशो। मैं मेरे बिजनेस में मेरी फिक्स्ड एसेट्स का, मेरे इन्वेंट्रीज का, मेरे रिसीवेबल्स का कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहा हूं, मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी हाई है, क्या अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। अगर ये सब चीजें मैं कर रहा हूं तो इट वुड बी एफिशिएंसी। समझ रहे हो आप? वैल्यूएशन रिलेटेड रेशियोज हैं। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मुझे पेमेंट करना है, क्या मेरे पास गले में रोकड़ा पड़ा हुआ है। एंड कैपिटल एलोकेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल रेशियोज टू एनालाइज इन एनी बिजनेस, डजंट मैटर, राइट। ये जो कैपिटल एलोकेशन रेशियो है, दिस इज नथिंग बट हाउ वेल योर मैनेजमेंट इज डिप्यूटिंग द फ्रेश कैपिटल ऑल द टाइम। मतलब जब मैनेजमेंट ने इस साल में 800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो उस 800 करोड़ के प्रॉफिट में से वो 200 करोड़ डिविडेंड दे रहा है और 600 करोड़ वापस बिजनेस में अलोकेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बिजनेस को फिर से 600 करोड़ की जरूरत है, या फिर वो पूरा का पूरा उसको 800 करोड़ डिविडेंड बांट देना चाहिए? डोंट कीप एनीथिंग विद द बिजनेस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। कंप्लीटली making yourself empty is also a very good strategy. Now समझना, हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन समझ गए ना इनकम स्टेटमेंट का, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ जाएगा। देख ब्रो, सबसे पहले मेरी होती है सेल्स, ठीक है, सबसे पहले होती है सेल्स। मान ले मैंने सेल करी 100 रुपए की, इस 100 रुपए के माल को बेचने के लिए जो मेरा खर्चा आया, मतलब माल को बनाने का जो खर्चा आया, जिसको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आया से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज। तो जो मेरा पहला, आई वुड से जो पहला रेशियो निकल के आ रहा है यहां पर, जो पहला एक कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 60 रुपीज, ठीक है।
फिर मैंने क्या करा, फिर इसमें से मैंने रिड्यूस करा SG&A एक्सपेंसेस, है ना, प्लीज, मैंने ये रिड्यूस करा। ये जैसे ही रिड्यूस करा तो उसके बाद क्या आया मेरा, उसके बाद मेरा आया एबिडा। इसको प्यार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, है ना। मान लो ये जो SG&A एक्सपेंसेस हैं ये आपके थे 20 के, तो उसके कारण आपका एबिडा जो आया वो 40 का आया। 2 मिनट समझ लो बस, क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने इंटरेस्ट माइनस करा, इसके बाद आपने डिप्रीसिएशन माइनस करा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और डिप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो आपके पास आया वो आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने टैक्स माइनस करा, तो फिर आया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको प्यार से लोग नेट इनकम भी बोलते हैं। इसको अपन एक बार भर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये, हमारा जो डिप्रीसिएशन है वो 15 रुपये, तो 40 में से 25 गए तो बचे यहाँ 15, ठीक है। 15 का मान लो अपन 30% का टैक्स ले लेते हैं, तो अपन ने 1/3 टैक्स पे दे दिया, 33%। तो मैंने 5 रुपये टैक्स पे खर्च कर दिया, तो मेरे पास जो फाइनल फिगर बच के आता है वो आता है 10 का। अब बहुत सिंपल सी बात है, 2 मिनट के लिए गणित समझना, एक बार समझ लोगे तो जीवन भर याद रह जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे ग्रॉस मार्जिन निकालना है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देता हूं, कि मेरी सेल अगर 100 की है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अगर 60 का है, तो जो ग्रॉस मार्जिन है वो कितना हो जाएगा, 60%। समझ में आ रही बात मेरी? मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना हो जाएगा, 60%। मेरा एबिडा मार्जिन कितना हो जाएगा यहां पर, 40%। मेरा PBT मार्जिन कितना हो जाएगा, 15%। और मेरा नेट इनकम, नेट मार्जिन कितना हो जाएगा, पैट मार्जिन भी बोलते हैं इसको, इट इज 10%। अगर आप शार्क टैंक के शौकीन हो तो ये जो मैंने आपको अभी करके बताया है ये यूनिट इकोनॉमिक्स ही तो है, जो शार्क टैंक में करके बताते हैं, एग्जैक्टली वही तो चीज है, सेम, ठीक है। प्रॉफिट देख कुछ भी नहीं है, यही 3 चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन, सारे कॉस्ट COGS डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस मार्जिन कैसे होगा, रेवेन्यू माइनस COGS। ये क्या होता है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, सिंपल दैट। एक चीज समझो जरा, आप देखो, आपको बेसिक तीनों रेशो समझ में आ गए ना, इसमें पकड़ बन गई ना, कैलकुलेशन पार्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अभी 2 मिनट जरा इसका आप ये समझ लो, मार्जिन पार्ट समझ लो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पार्ट समझ लो। ग्रॉस मार्जिन जो होता है ना, वो एक ऐसा फिगर होता है जिसको हिलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन बहुत बड़ा कर दिया या बहुत कम कर दिया, तो वो 99% एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले मैं शक्कर बेचता था, तो मैं 100 रुपए की शक्कर बेचता था, वो 100 रुपए की शक्कर को बनाने का जो खर्चा आ रहा था, से फॉर एग्जाम्पल वो 55 रुपए आ रहा था पहले। अब बाजार में शुगर केन के भाव बढ़ गए, तो अब ये 100 रुपए की शक्कर है, इसको बनाने का खर्चा आ रहा है 65 रुपए आ रहा है। पहले आपका 45% का मार्जिन था, अब आपका 35% का ग्रॉस मार्जिन है। ये जो होता है ना ऐसे 10% का फॉल, इट इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है। समझिए, हाई ग्रॉस मार्जिन, कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसके ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है, कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो ग्रॉस मार्जिन हाई है, या तो वो सर्विस इंडस्ट्री है। क्या सर्विस इंडस्ट्री में सामान्यतः मार्जिन बहुत हाई होते हैं, कुछ बना के नहीं बेचना है। ये मुझे ये भी बताता है कि मेरा रॉ मटेरियल, क्योंकि COGS जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें रॉ मटेरियल के अलावा भी और बहुत सारी चीजें डलती, तो मुझे ये भी बताता है कि मेरा रॉ मटेरियल जो है वो उसका प्रोसेसिंग में कितनी एफिशिएंटली कर रहा हूं। ये मुझे प्राइसिंग पावर भी सजेस्ट करता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं मेरा ग्रॉस मार्जिन बढ़ा सकता हूं कैसे, अगर मैंने मेरी सेल्स की प्राइस को बढ़ा दिया, तो मैंने सेल्स बढ़ा दी, ये आज भी 65 है, समझ रहे हो आप, तो अब यहां 85 आ रहा है। नाउ द ग्रॉस मार्जिन वुड बी 85 डिवाइडेड बाय 160। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है? ये आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा ना अगर आपने सेल, मैथमेटिक्स है ब्रो, क्लियर मैथमेटिक्स, इसमें क्या समझ रहे हो आप? यू हैव कॉस्ट कंट्रोल, आपने कॉस्ट पे कंट्रोल किया हुआ है, आपका प्राइसिंग पावर
दोनों तरफ से प्राइसिंग पावर की बात हो रही है सर, सेल्स का प्राइसिंग पावर मेरा बहुत शानदार है, बढ़िया बेच रहा हूं, एप्पल हूं मैं, जैसे ही कीमत बढ़ाता हूं सेल्स बढ़ जाती है ना, गिवन गुड्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज, क्या मैं, अगर मैं बल्क परचेजिंग करता हूं तो क्या मेरी प्राइसिंग पावर सप्लायर साइड पे भी रहती है क्या? यानी अगर समझना, पार्ले जी का ऑर्डर दो लोग दे रहे हैं, एक दे रहा है डी मार्ट और एक दे रहा है विशाल मेगा मार्ट, आप बताइए ज्यादा सस्ता घर में किसको पड़ेगा? पार्ले जी घर में, अबे डी मार्ट को पड़ेगा भाई। विशाल मेगा मार्ट उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे डी मार्ट जाके नेगोशिएशन करेगा। क्यों? क्योंकि डी मार्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साथ अकेले सेंट्रलाइज नेगोशिएशन करता है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है। ये हमें मार्केट एडवांटेज देता है। मार्केट एडवांटेज देता है मतलब, अगर मेरा टॉप लाइन, क्योंकि मेरा पहला प्रॉफिट जो निकलता है, जो पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकलता है, दैट वुड बी ग्रॉस मार्जिन रेशो। अगर मेरा पहला रेशो ही बड़ा है तो मेरे पास खर्चे एब्जॉर्ब करने का स्कोप है। सडनली मैं टूट के नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गिर जाऊंगा, लॉस पोस्ट नहीं कर दूंगा अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया तो, कोई बड़ा डिप्रीसिएशन आ गया, कोई बड़ा इंटरेस्ट का कॉस्ट आ गया, इस तरह का कुछ भी हो गया तो। कोई भी बिजनेस जो लो मार्जिन बिजनेस है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, उसमें कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसीज हैं, लिमिटेड प्राइसिंग पावर है ड्यू टू कंपटीशन बहुत हाई है। हो सकता है वो कोई लो मार्जिन प्रोडक्ट बेच रहा हो। अब जैसे अगर मैं आपको बताता हूं, आप बताना मुझे, रादर आई विल गिव यू द केस स्टडी फॉर द होमवर्क फॉर यू टू डू, ठीक है? ये बताता है, लो मार्जिन बताता है कि आपको है ना जरूरत है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेटर पोजीशन करो, आप खुद को बेटर पोजीशन करो। अब जब मैंने बोला कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मार्जिन हाई मार्जिन होता है और कौन सा लो मार्जिन होता है, सिंपल सा है, पीयर्स को देख के। पीयर्स का मीडियन क्या चल रहा है, जो पीयर्स का मीडियन चल रहा है ना, वो लगभग लगभग उस समय के लिए एक्सेप्टेबल मार्जिन है, ठीक है? जैसे अगर मैं देखता हूं मार्जिन्स क्या वेरी करेंगे कि ये अडानी विल्मर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है तेल की। अब अगर आप इसमें देखते हो तो मार्जिन क्या है, ये ग्रॉस मार्जिन है परसेंटेज में, है ना, 10%, 5%, देखो सिंगल डिजिट में मार्जिन चल रहे हैं, अभी अभी बड़े मार्जिन 10-12% के मार्जिन पे काम हो रहा है, ठीक है? वहीं पर ही अगर मैं HCL टेक देखता हूं विच इज अ सर्विस कंपनी, तो यहां पर आप मार्जिन देख रहे हो, क्या मार्जिन पे काम हो रहा है? 83%, 84% के मार्जिन पे काम हो रहा है, 85% के मार्जिन, इट्स कंसिस्टेंटली लाइक दिस। समझना, हमें सेक्टर में देख के स्पॉट करना पड़ेगा, पहले तो सेक्टर में देख के समझना पड़ेगा कि अपने मीडियन मार्जिन क्या है। स्क्रीनर पे मिलेगा, डोंट वरी। आप पहले, मैं वही समझा रहा हूं, जाके स्क्रीनर तो देखो, स्क्रीनर के 2 वीडियोस तो देखो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? आपको क्या लगता है एक एक 1.5 घंटे की चीजें कौन देखेगा, चाट रहा होगा बैठ के, राइट? इट विल चेंज द वे यू एनालाइज अ बिजनेस। उसमें मैंने समझा दिया है कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं किसी भी धंधे का, इतना इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? हमें एक चीज और पता चलती कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा, पहले तो मैं मीडियन निकाल लूंगा कि मेरे सेक्टर के एवरेज से मैं कितना ऊपर नीचे हूं, मीडियन से कितना ऊपर नीचे हूं। फिर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी कंपनी के पुराने ग्रॉस मार्जिन निकाल के देखूंगा कि मेरी कंपनी के ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहे हैं, जो यहां पर बढ़ रहे हैं 10 से 12% हो गया है, ठीक है, या फिर कांस्टेंट है 83% से 85%। अब 10 से 12 यानी 20% का जंप है, ठीक है? 83 से 85 इज नॉट अ 20% जंप। आई होप यू आर गेटिंग इट, एब्सोल्यूट वैल्यू पे मत जाइएगा उसकी, ठीक है? अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसके अलावा मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको। 3 कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन आपके सामने हैं, यही सेक्टर है पूरा, तीनों कंपनी पेन बनाने के बिजनेस में, स्टेशनरी बिजनेस में। आप बताइए, फ्लेयर का ग्रॉस मार्जिन 50 से 52% के बीच में होवर करता है, सेलो का ग्रॉस मार्जिन 52 से 54% के बीच में होवर करता है, उसी के बीच में रहता है। डोम्स करके कंपनी, अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया है, हार्डकोर स्टेशनरी है, हार्डकोर स्टेशनरी है। व्हाट इज द रीजन इसका ग्रॉस मार्जिन इतना कम है? ये ऐसे कौन से रॉ मटेरियल इतने महंगे यूज कर रहे हैं? या तो रॉ मटेरियल महंगे, या फिर ये प्रोडक्शन महंगी है, लेबर महंगी है, या फिर ये आप लोगों को माल जो है वो बहुत सस्ते में बेच रहा है दूसरों के मुकाबले। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है।
आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको जाके एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है ग्रॉस मार्जिन के एनालिसिस में ही। ये असाइनमेंट नंबर 2 है आपका आज के लिए, ठीक है। असाइनमेंट नंबर ये है, this is assignment number 1 and I want you to please do this very diligently. Why a lower margin? I want very elaborative answer, जितना elaborative आप लिख सको, ठीक है। आप अगर वहां कमेंट में जाके ये दोनों असाइनमेंट्स के आंसर लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हर बार गिव अवे की लालसा में मत बैठो लालचियों, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 आपको है ना ग्रॉस मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ कंपनीज में पैटर्न बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको। रेडिंगटन, ठीक है, हिंदुस्तान फूड्स, या दैट्स इट, ये दोनों कंपनीज आप बताइए। और इन दोनों में अगर आप कोई पैटर्न ढूंढ पाओ तो मैं चाहता हूं कि आप एक थर्ड कंपनी अपनी मर्जी से निकाल के बताओ इसी पैटर्न को फॉलो करती हुई। इट इज कंसिडर इट एज अ पजल। ग्रॉस मार्जिन को ढंग से स्टडी करोगे तो आपको इनके अंदर एक फिक्स पैटर्न दिखेगा, अरे दोनों के ग्रॉस मार्जिन में कुछ ना कुछ है, ठीक है। आपको पैटर्न ढूंढना है कि इनके ग्रॉस मार्जिन जो हैं वो वैसे क्यों हैं, और अगर वो पैटर्न मिल जाता है और आपको ग्रॉस मार्जिन का स्टेटस पता चल जाता है तो पैटर्न और वो मार्जिन के स्टेटस को एनालाइज करते हुए आपको तीसरी कंपनी ऐसी खोज के बतानी। ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है। ये पजल है, आप इसको देखिए, करिए, बताइए मुझे, ठीक है। एंड प्लीज़ आप इसको सिंसियरिटी के साथ कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम पूरी बहुत मेहनत कर रही है। मुझे पता है आप लोग बहुत सिंसियरिटी से ऑलरेडी करते हो, बट एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मेरा कर्तव्य बनता है ये चीज़ बोलना आपको। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था, छोटा सेशन रखते हैं। मैं इसके आगे और कवर करूँगा, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आप अभी ग्रॉस मार्जिन पे फोकस कीजिए, समझिए ग्रॉस मार्जिन को जितना तोड़ सको उतना तोड़ो अगले 2 दिन, ठीक है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।